नमस्कार। सुनील अलागंडीज व्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा ज्वाइन कर रहे हैं। और हम डिस्कशन करेंगे कल तीन बहुत महत्वपूर्ण न्यायालयों ने निर्णय दिए। उसमें दो तो सुप्रीम कोर्ट के थे और एक वाराणसी के लोअर कोर्ट का ऑर्डर था। पहले आपको वाराणसी के लोअर कोर्ट के बारे में बता दूं। उन्होंने ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, जो कि बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के काफी निकट है, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाने का ऑर्डर दिया है, ताकि उससे ये निश्चित हो सके कि ये वहां पे मास्क को मंदिर तोड़ के बनाया गया था या फिर ओरिजिनल मास्क ही थी। तो ये एक तरह से हिंदू लोगों की तो किसी तरह से जीत माना जाएगा। और उसका अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है कि जो नारा था उसमें थोड़ा एक फर्दर स्टेप होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था कल न्यायालय के द्वारा आया, वो था रोहिंग्या के बारे में, कि रोहिंग्याओं का अब डिपोर्टेशन किया जा सकता है। ये भी एक लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, उनको भी बाहर भेजने का, वापस उनके स्वदेश भेजने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कोई जो निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ होगा, वो बंगाल चुनाव का परिणाम होंगे, जो कि 2 तारीख के बाद आएंगे, 2 मई के बाद आएंगे। और तीसरा जो निर्णय था वो ये था कि जो देशमुख, अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री थे, उनकी और महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो खारिज में, जिसमें कि वहां के हाई कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि अनिल देशमुख पर जो परमवीर सिंह ने जो चार्ज लगाए हैं 100 करोड़ की वसूली की, उसकी सीबीआई द्वारा प्राथमिकी जांच की जानी चाहिए। इसमें जो महाराष्ट्र सरकार और के वकील थे कपिल सिब्बल, और अनिल देशमुख के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उनसे ये नहीं पूछा कि ऐसा निर्णय लिया जाए या नहीं लेना जाए। तो इस पे बहुत ही सरकास्टिक वे में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट वकील जज ने कहा कि क्या अपराधी से पूछ के ये कहा जाएगा कि आपके विरुद्ध जांच की जाए या नहीं की जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैसला था। अब हम इसी के बारे में आज अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे हमारे सहयोगी से। तो स्वागत है आपका बाबा। नमस्ते। मैं समझता हूँ कि बीच में कुछ और आवाज आ रही, तो इससे अपनी चर्चा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा और आप सही से सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आशा करता हूँ दर्शकों को भी नहीं हुई होगी। हाँ, तो महाराष्ट्र में जो वर्तमान में ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या महाराष्ट्र वसूली आघाड़ी की सरकार है, ये बेसिकली एक त्रिदल है, ट्राइडल, यानी 3 दलों का की खिचड़ी है ये, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है। और काफी मतलब 2 पार्टियां तो कहें कि ठीक है, समान विचारधारा की, केवल लीडरशिप की प्रॉब्लम है, और तीसरी तो एकदम विपरीत राइट विंग पार्टी थी, उसके साथ ये बनाई गई। तो ये शुरू से ही जो ये सरकार बनी थी, तो इसमें ये शंकाएं जाहिर की जा रही थी कि ये सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और शुरू पहले दिन से ही इन सरकार के दलों ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। और अब जबकि बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और कुछ बहुत ही गंभीर घटनाएं हुई है मुंबई में, जैसा कि एक तो मुकेश अंबानी के घरटालिया के बाहर जो जिलेटिन छड़ों के साथ में गाड़ी मिली, और दूसरा उसके बाद जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए। तो ये सरकार फिर एक बार इस बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार को गिराने की मंशा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सरकार बीजेपी का ने जो लोकसभा में 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें भारी सफलता मिली थी, उसके बाद विधानसभा में एकदम पलटा क्यों खाया, और दोनों दल साथ में लड़े थे, फिर भी इनकी सीटों पिछले बार के जो चुनाव से वो कम क्यों हो गई? पिछली बार के चुनाव से सीटें कम तो इसलिए हुई क्योंकि अगर आप देखें, पिछली बार बीजेपी ने सारी सीटें खुद लड़ी थी। बीजेपी और आरपीआई ने मिलके 2000
लेट 14 के चुनाव में सारी सीटें खुद लड़ी थी। वो तो इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ी थी और बीजेपी को शिवसेना अलग लड़ी थी। हाँ, शिवसेना अलग लड़ी थी, तो बीजेपी को काफी सीटें मिली जो शायद कभी या कांग्रेस या उनके पाले में जाती, एनसीपी के। तो इसीलिए 2014 में उनकी काफी सीटें ज्यादा थी। 2019 में दोनों मिलके लड़े, ऑलमोस्ट आधा आधा सीटों का बंटवारा हुआ। उसमें बीजेपी ने तो काफी अच्छा स्ट्राइक रेट दिया, शिवसेना ने का स्ट्राइक रेट खराब था। तो इसीलिए टोटल मिला के उनका नंबर कम है। नहीं, पर लेकिन जो 2014 के बाद अंत में जो चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस और एनसीपी भी अलग अलग लड़ी थी। इस बार वो दोनों भी साथ में लड़ी हैं। हाँ, तो वो दोनों भी साथ में लड़े हैं, वो भी एक बात है डेफिनेटली। पर अगर देखा जाए तो उन्होंने पिछली बार से तो बेटर ही परफॉर्म किया एज अ कोalition जब वो इलेक्शन में गए थे। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम तब चालू हुई जब उद्धव ठाकरे ने सोचा कि हमको सीएम की गद्दी चाहिए। अब उनके नहीं, पीछे क्या है, उनकी वो सोच जो क्या आप थी। बात कर रहे हो तो चुनाव के परिणामों के बाद की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जी, वो हारी क्यों, बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई, या इस क्योंकि दोनों बीजेपी कंबाइन ने की? सीटें ही कम लड़ी। हाँ। बीजेपी ने ऑलमोस्ट आधी सीटें लड़ी 2014 के कंपैरिजन में। तो अगर आप आधी सीटें लड़ेंगे और हम्म। आशा करते हैं कि उतनी ही सीटें जीत के आएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है वैसे भी। नहीं, इसमें तो इसीलिए क्या, उनकी क्या आप सोचते हैं कि जो शरद पवार को ईडी का नोटिस मिला था चुनाव के जस्ट पहले, और शरद पवार ने एक ड्रामा किया था, उन्होंने गिरफ्तारी देने गए थे और बाद में ईडी ने खुद भी उनसे शायद स्पष्टीकरण दिया था, माफी मांगते हुए कि नहीं नहीं हमारा ये इरादा नहीं था। और वहाँ की सरकार ने भी शरद पवार से रिक्वेस्ट किया था कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो क्या उस घटना से वहाँ के महाराष्ट्र की अस्मिता या ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में फर्क पड़ा और उससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा उस चुनाव में? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। अगर आप देखें तो उनको वही उसी बेल्ट में सीटें मिली हैं जिनको वो उन्हें हमेशा, जहां उनको हमेशा सीटें मिलती हैं। अगर वही बारामती और जो शुगर बेल्ट है वहीं उनको सीटें मिली हैं, उसके बाहर उनको कोई ज्यादा सीटें मिली नहीं है। तो और दूसरी बात, अगर आप महाराष्ट्रीय अस्मिता की बात करेंगे तो वो शिवसेना के साथ थी। जो मराठी मानुस वाली जो एक अस्मिता की बात की जाती है, वो शिवसेना के साथ है। वो एनसीपी या कांग्रेस के साथ तो काफी समय से नहीं है। तो उसका मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, शरद पवार के बेल्ट में डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ होगा, जहां उनको उनके गढ़ हैं, जहां उनको या बारामती और उसके आसपास के एरिया, वहां डेफिनेटली लोगों ने उनको ज्यादा वोट दिए होंगे, क्योंकि ऐसा लगा होगा कि उनको विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बीजेपी से कहाँ चूक हो गई कि वो जो पोस्ट पोल में नेगोशिएशन में या फिर मैनेवरिंग में वो शरद पवार से मात खा गई? कहाँ बीजेपी से चूक हुई आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से चूक कोई नहीं हुई। शिवसेना की डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेसिव थी, और एक्सेसिव से ज्यादा अनएथिकल थी मेरे हिसाब से पर्सनली। जब आपने पूरा का पूरा इलेक्शन 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नाम पे लड़ा है, और फिर आपको बोलते हैं बाद में कि नहीं हम तो इसमें से हमने तो बोला था कि हमको बोला गया था कि अमित शाह और मोदी ने कि हमको सीएम की कुर्सी दी जाएगी, तो वैसा कभी हुआ ही नहीं होगा। क्योंकि आप, और ये तो आप बाद में बोल रहे हैं जब आपको समझ में आ गया कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। तो ये तो शिवसेना की एक्सट्रीम ग्रीड का नतीजा है। पवार ये शिवसेना ने एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की बीजेपी को। हाँ, कि हमको सीएम की कुर्सी दे दी जाए। पर अमित शाह और मोदी मेरे हिसाब से उनमें से नहीं है जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगे। तो अगर इसको ये वो दे देते तो उसमें, बोलिए आप। शिवसेना में जो ये उनकी जीत थी कि सरकार उनकी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए, इसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ही नाम है ना उनका? हाँ जी। आदित्य ठाकरे का बाल हट था या उद्धव ठाकरे का राजहट था? जहां तक हमको पता चला है उसमें तो एक स्त्री हट भी था उनकी वाइफ का। अच्छा, त्रिया हट एक और हाँ, ये तो मैं एंगल भूल ही गया था। तो इसीलिए आप देखें काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड ये गेम था। इसमें आप अगर बात करें तो इसमें हर तरफ से कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह से शिवसेना का सीएम बन जाए।
और हाँ शिवसेना में अगर, क्योंकि शिवसेना टिपिकली एक पर्सनालिटी लेड पार्टी है, जो 2000 बाला साहेब के जाने तक बाला साहेब उसके कल्ट लीडर थे। उसके बाद ना ही उनमें कोई कल्ट लीडर आया, बट हाँ उद्धव ठाकरे को ये था कि क्योंकि बाला साहेब उनको कुर्सी देके गए थे तो शिवसैनिक उनकी बात मानते थे। तो बट उसके अलावा किसी और को अगर गद्दी दी जाती तो शायद वो खेल चल नहीं पाता। और दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, या वो जमीन से उठे हुए पॉलिटिशियन नहीं है जो आपको टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाए अपनी खुद की पार्टी का। तो मेरे हिसाब से वो काफी क्या बोलते हैं उसका, एक उनको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, और एक ये डर था कि अगर मैंने किसी और को सीएम बना दिया तो मैं ही इस पार्टी से बाहर हो जाऊंगा। मेरे हिसाब से वो भी एक था, वो भी एक गेम था। तो लेकिन इसीलिए उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो आदित्य ठाकरे को ही बनाना चाहते थे। और अगर यदि किसी तरह बीजेपी तैयार हो जाती उनको देने के लिए 2.5 साल के लिए गद्दी, तो शायद उद्धव ठाकरे नहीं मुख्यमंत्री बनते, आदित्य ठाकरे बनते हैं। वो आपका जो पहला रिक्वायरमेंट जो आपने बताया कि अगर 2.5 साल के लिए गद्दी दे दी जाती, तो पहली बात वो कभी नहीं होता। दूसरी नहीं बात, वो अगर तो आप मान लीजिए, ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, और ये बीजेपी भी जानती थी कि जो 2.5 साल वाला सीएम की कुर्सी शेयरिंग करने का एक्सपेरिमेंट तो कहीं भी सफल नहीं हुआ है। ना ये उत्तर प्रदेश में हुआ, ना कर्नाटका में हुआ, और शायद जम्मू एंड कश्मीर में भी एक बार ये कोशिश की गई थी बिटवीन टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस के बीच में, तो ये सफल नहीं हो पाया था। तो वो तो चलता नहीं और बीजेपी मानती भी नहीं। पर हाँ, शिवसेना और शायद उद्धव ठाकरे की को मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, वो आदित्य ठाकरे को ही बनाना चाहते थे। सो वहां मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक बालट था, और दूसरा जो आपने त्रियाहट की बात की, जो उद्धव ठाकरे के पत्नी, जिनको की फडणवीस की पत्नी से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, और वो चाहती थी कि किसी भी तरह फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने, तो ये कारण जरूर भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के मेरे हिसाब से तो ये तीनों का, शिवसेना का राज है, आदित्य ठाकरे का बालट, और उनकी पत्नी का नाम मुझे मालूम नहीं है, श्रीमती उद्धव ठाकरे का त्रियाहट, ये सब मिलकर ये इन त्रियाहट से एक त्रिदल की एक सरकार बनी, खिचड़ी सरकार, बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली। और फिर चूंकि इन तीनों में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन सकता था, जहां मुश्किल से जितना भी कंप्रोमाइज किया वो मेरे ख्याल से शिवसेना नहीं किया। उन्होंने अपना हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ा, और एक तरह से लेफ्ट विंग पार्टी हो गई, वो अपने आप को सेक्युलर रंग में रंगने की कोशिश करने लगी। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने ही सब कुछ गंवाया है, पर उनको जो चाहिए था वो चाहिए था पावर। तो अब हाँ पावर अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली पावर हमेशा एक कीमत पे आती है। नॉर्मली अगर आपने वो कमाई होती है तो उसमें आपको कीमत कम चुकानी पड़ती है। पर इस केस में क्योंकि ये छल कपट से गद्दी हथियाना चाहते थे, तो उसके लिए उनको कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। और इस मामले में सीधी सीधी बात है कि उनकी जो उन्होंने कीमत चुकाई वो अपने आइडियोलॉजिकल प्लान की बलि देकर चढ़ाई। और दूसरा, जो बाला साहेब ठाकरे की इमेज में जो ये पार्टी बनी थी और उसकी वजह से जो इनको वोट मिलते थे आज तक और मिलते आए हैं फ्रैंकली 2019 तक एग्जैक्टली, वो पूरा का पूरा उन्होंने गंवा दिया। तो इनको डेफिनेटली जितने भी महीनों के लिए सत्ता मिली है, सालों के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं, महीनों के लिए सत्ता मिली है, उसका जितना भोग करना है कर लें, क्योंकि अगले इलेक्शन में तो इनका वैसे भी काफी हद तक चोपड़ा साफ हो जाएगा। और ओवरऑल जो आप आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे 26 साल के हैं, शायद 26 या 27 साल के हैं। हाँ बीजेपी तो छोड़िए, उनकी खुद की पार्टी के अंदर उनकी वो पूछ नहीं है, उनकी वो साख नहीं है कि उनको सीएम एक्सेप्ट किया जाए। अगर सीएम बन ही रहा था तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आपने सारे समझौते करके सीएम बनना है तो आप आदित्य ठाकरे को भी बना सकते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि पवार से ज्यादा शिवसेना के अंदर उनका विरोध था, सही है। क्योंकि उनकी पॉलिसीज, उनके स्टेटमेंट्स काफी ओवरऑल पार्टी के लिए नेगेटिव रहे हैं और बम्बई के लिए नेगेटिव रहे हैं।
जब उन्होंने आप शायद बनने से पहले उन्होंने शायद अजमेर की दरगाह में भी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसमें भी कुछ मन्नत मानी थी चद्दर चढ़ाने के लिए, तो ये भी शायद रीजन रहा होगा कि जो आम शिव सैनिक है वो उनको इतना नहीं पसंद करता। देखिए, आम शिव सैनिक और शिवसेना को वोट करने वाले लोग हाँ मेरे हिसाब से उनको सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो ये है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। बाल ठाकरे हाँ ने एक समय पे किया था, जिस दिन मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा या मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी बन गई उस दिन मैं पार्टी बंद कर दूंगा। हाँ हाँ तो इस तरह की एंटी कांग्रेस सोच रखने वाले लीडर के बेटे और पोते अगर कांग्रेस से हाथ मिलाएं, जिसमें वो जाके सोनिया गांधी के साथ उन्होंने पांव भी छुए थे, उनको इनविटेशन तो खुद आदित्य ठाकरे ने दिया था, पांव छूने का मुझे पता नहीं, हो सकता है छुआ हो या नहीं छुआ हो, मैं नहीं, कोई शायद गारंटी नहीं लेता। शायद कुछ वीडियो या फोटो आए थे उस समय कि आदित्य ठाकरे सोनिया गांधी के पांव छू रहा है, मैंने भी, मुझे याद है हाँ, शायद आया था ऐसा एक फोटो। तो अगर आप उस लेवल पे चले जाएंगे तो फिर आपका बात खत्म हो गया। आपने एसेंशियली आपने बाल ठाकरे के दो उसूल थे, एक मैं शरद पवार के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, दूसरा मैं कांग्रेस जैसा कभी नहीं बनूंगा। हाँ आपने वो दोनों रूल एक ही बार में तोड़ दिए। तो अब आप जो एज अ शिव सैनिक और शिवसेना के वोटर, आपने दोनों में अपना जो ट्रस्ट था सालों का वो गंवा दिया। और अब तो फाइनल जो स्कोप है वो सीधा सीधा ये है कि अगले इलेक्शन में इनके शायद आप अभी हम सीटों की बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस इलेक्शन में इनको 44 सीटें मिली थी। अब अभी अगले इलेक्शन में अगर ये सिंगल डिजिट हो जाए, जब भी ये मिड टर्म इलेक्शन होता है या फुल टर्म के बाद इलेक्शन होता है, अगर शिवसेना सिंगल डिजिट में पहुंच गई तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस तरह का इन्होंने अपना सम्मान खोया है, अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन खोया है। मैंने कई शिव सैनिकों से बात की है अपने पिछले 2 साल में, वो ये बोलते हैं कि यार पहले हमको ना हमारे भाइयों के साथ काम करना पड़ता था, बीजेपी के वर्कर्स को ये भाई मानते हैं, पर अब ये है कि किसके साथ काम करते हैं उनकी सोच अलग है, उनके तरीके अलग हैं, ना हमको इनमें इनसे कोई काम करने में इंटरेस्ट है, ना कभी हम इनके साथ काम करेंगे। तो हम्म। अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, अगर ये तीनों मिलके भी लड़ लेते हैं तो ना ही इनका वोट ट्रांसफर होने वाला है, ना ही इनके कार्यकर्ता इनके लिए काम करने वाले हैं। तो इनको काफी प्रॉब्लम होने वाली है आगे। तो आप क्या कारण है कि जो इस शिवसेना के जो 56 विधायक हैं वो अभी भी चिपके हुए हैं, जबकि उनमें से 10 या 11 को ही मुख्यमंत्री मंत्री मंडल में जगह मिली है। यदि बीजेपी के साथ वो मंत्रिमंडल बनाते तो 15-16 को मिलती। तो इसका क्या कारण मानते हैं? क्या आर्थिक कारण है या फिर उनका उद्धव ठाकरे के प्रति प्रेम और लॉयलिटी है? आर्थिक कारण तो हमेशा ही होता है, हाँ पर उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी मेरे हिसाब से बीजेपी ना ही ये सरकार गिराना चाहती है, और स्पेशली किसी पार्टी को तोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं, क्योंकि एक किसी मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला था कि हमने ये गलती की कि हमने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, अगर हम अकेले जाते तो पूरा संपूर्ण बहुमत हमें अपने दम पर मिल जाता। तो आज की तारीख में ये किसी भी उस शिव सैनिक को भाव नहीं देना चाहते हैं, एटलीस्ट पार्टी तोड़ने के लिए, कि जिससे उनका नाम खराब हो। ऐसा हो सकता है कि जब इलेक्शन हो अगला, उससे 1 महीने पहले ये सारे के सारे उठ के इस पार्टी में आ जाए जो बीजेपी है, और बीजेपी के कमल पे ही चुनाव लड़े। तो वो एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है, बट आज की तारीख में बीजेपी नहीं चाहती है सरकार गिराना, मेरा मत ये है, क्योंकि इससे सिर्फ अपमान होने वाला है, और सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें करने या जो इस सरकार पे तोहमत लगाई है उसमें जो वो खुद गिर रहे हैं, उसमें ये अपना नाम क्यों खराब करेंगे इस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना। अगली बार ये अपनी सरकार पूरे अपने दम पे बनाएंगे, विदाउट एनी आउटसाइड सपोर्ट, फुल मेजोरिटी के साथ। मतलब आपका ये मानना है कि अगर ये सरकार गिरती है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव एक ही है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद मध्यावधि चुनाव होंगे जिसमें बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी और फिर सरकार बनाएगी। बिल्कुल। इसके लिए क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? मुझे नहीं बीजेपी लगता कि की बीजेपी तैयारियां में तो ऑन ग्राउंड आपने पूरे पूरे अगर जो मेरे मुंबई के दोस्त हैं और जो मेरे पूना के दोस्त हैं, और कुछ 2 एक दोस्त मेरे नासिक में भी हैं,
उसके आगे तो मुझे आइडिया नहीं है। नागपुर आई एम श्योर आरएसएस का गढ़ है, तो वहाँ हाँ तो सब कुछ होता ही होगा। पर आपको जो नेता काम करता हुआ दिखता है ग्राउंड पे, वो टिपिकली आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही दिखता है। हाँ तो ये काम तो अब ये कर ही रहे हैं, ये इन्होंने पिछले 12 महीने में बहुत काम किया है। उसके अलावा एक ग्राउंड स्वेल इनके साथ है ही। तो जनता इन तीन पार्टियों के काम देख के और हरकतें देख के और जो अब्यूज ऑफ पावर है, उसके बाद जनता को इनके साथ, इनके लिए वोट करने का जो स्विंगिंग वोटिंग पॉपुलेशन है, जो हार्डकोर है, वो तो कभी भी बदलती नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाए। तो जो स्विंगिंग है वो समझते हैं कि इन तीनों को फिर से वोट देना, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे शिवसेना है, वो ना केवल हिंदुओं के अगेंस्ट जाना है, अपनी खुद की सभ्यता और संस्कृति के अगेंस्ट जाना है, बल्कि एक ऐसे मिसमैनेजमेंट को भी बढ़ावा देना है जिसमें सबसे ज्यादा जो हालत खराब होती है वो उनकी स्वयं की होती है। तो इसमें बीजेपी को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है फ्रैंकली। उनका संगठन और सिस्टम तैयार है। सरकार, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो काफी काम कर रही है बीजेपी के लिए। आज की तारीख में जैसे राहुल गांधी मोदी के लिए स्टार कैंपेनर है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और उनके कर्म बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स हैं। बंगाल के चुनाव, अपने हिंदुत्व की बात की कि हिंदू को वोट काफी नाराज हो जाएगा शिवसेना से, और जो हिंदुत्व एन मास हिंदू लोग हैं जो अब तक कांग्रेस और एनसीपी के विरोध में वोट देते थे, वो जो शिवसेना को देते थे, वो हिंदुओं की तरफ, वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाएगा। अगर बिल्कुल 2 मई को रिजल्ट आता है कि बंगाल में बीजेपी की जीत होती है, तो उसका क्या महाराष्ट्र की सरकार की लाइफ पे फर्क पड़ेगा? बहुत संक्षिप्त में मेरे जवाब हिसाब दीजिए। से हाँ, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि एक तो अभी आप देखें तो बीजेपी का पूरा फोकस इन इलेक्शन पे लगा हुआ है, इसलिए वो इधर ना ही रिसोर्सेज स्पेयर करने के लिए हैं उनके पास और ना ही टाइम और अटेंशन। तो बेसिकली टाइम, कॉस्ट और एफर्ट में से तीनों ही उनके पास अभी नहीं है महाराष्ट्र में देने के लिए। फडणवीस अपने लेवल पे काफी काम कर रहे हैं, वो राइट टाइम पे आके राइट चीजें बता के जिसको जहां परेशान करना है पॉलिटिकली, अपने स्टेटमेंट से और अपने खुलासों से वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो काफी सही है। और एक बार ये इलेक्शन हो जाता है, इसमें जीत जाते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से इतनी कोशिश जरूर की जाएगी कि सरकार गिरा दी जाए, फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ भी चुनाव हो जाए। क्योंकि यहाँ पे इस चुनाव के साथ साथ काफी लोकल महाराष्ट्र के काफी लोकल बॉडीज के चुनाव बाकी हैं। हाँ, चुनाव बाकी है। हाँ हाँ, पर वो तो तो वो सारे कोरोना भी, से कुछ, कोरोना स्थिति सुधरने के बाद ही कुछ हो सकता है महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो बोलते हैं कोरोना की वजह से नहीं करा रहे हैं, बट वो सब जानते हैं कि वो सब हारने वाले हैं। तो इसीलिए इधर का तोड़ के जोड़ के जो भी बन जाए वो महाराष्ट्र में बना रहे हैं। तो जब भी ये इलेक्शन होता है तब अब 6 महीने में होता है, साल भर में होता है, या पूरी 5 साल ये चलती है सरकार। मैम फ्रैंकली मेरे को आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये सरकार अगर 5 साल चल जाए। अच्छा, क्योंकि ये अगर कितने ही एक दूसरे को रुलाते रहे, पर पैसा तो आता ही है। आज की चर्चा का आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर ये सरकार गिरी तो इसमें से क्या कांग्रेस हाथ खींचेगी, या फिर एनसीपी शरद पवार विड्रॉ करेंगे, या फिर शिवसेना में फूट हो जाएगी? इन तीनों में से क्या कारण हो सकता है, होगा इस सरकार के गिरने का? बीजेपी अपनी तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई कोशिश नहीं करेगी। बीजेपी गिराने के लिए तो कोशिश, मतलब गिराने के लिए वो सारे बिहाइंड द सीन्स वाले गेम खेलेगी, ओवर्ट कोशिश कोई नहीं करेगी। हाँ। और जो इसके टूटने का कारण होगा वो ये होगा मेरे हिसाब से, हाँ। कि शरद पवार की नजदीकियां बीजेपी से, तथा कथित फ्रैंकली, क्योंकि बीजेपी में आई एम श्योर इतनी अकल तो है, मतलब उसके लिए कोई बेटर शब्द तो आप बताएं, बट बीजेपी में इतनी अकल है आज की तारीख में कि शरद पवार से हाथ मिलाना उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि मतलब आउट ऑफ दीज 3 शरद पवार के पास वो नेगोशिएशन स्किल्स है जिसमें वो एक बीजेपी से एक सम्मान पूर्वक रास्ता निकाल सके, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि कांग्रेस में नहीं है कोई ऐसा, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं बीजेपी से बात करने का। शिवसेना के पास अब नेगोशिएटिंग या नेगोशिएटिंग ही कहेंगे, नेगोशिएशन ही होगा, ये लेन देन जो भी होगा उस करने के लिए कोई न तो उनके पास मुद्दा है न कोई आदमी है जो कर सके। मेरे ख्याल से शरद पवार ही अपने लिए कोई सम्मान पूर्वक वे आउट निकालेंगे इसका। तो हम आज की चर्चा इसी के साथ समाप्त करते हैं। अ, आपके जो मुख्य बात है वो तो जो मेरा सवाल था कि ये सवाल सेना, ये सरकार क्यों बनी, इसमें त्रिहाट, बालट और राजहट तीनों का योग था, जिसमें त्रिहाट भारी पड़ा। और दूसरा जो आपने कहा कि ये सरकार गिर जाएगी बंगाल में अगर यदि बीजेपी की जीत होती है, तो एक तरह से हिंदुओं का बैकलैश कहलाएगा और इसका सीधा असर महाराष्ट्र सरकार पे पड़ेगा। और आप ये भी मानते हैं कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये सरकार किसी तरह 5 साल खींच जाए, क्योंकि मिनिमम जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पैसा कमाने का, वो चलता रहेगा। तो इसी के साथ आज की हम चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर हम धन्यवाद आपका। कल आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाबा पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अपने विचार रख रहे थे। ये बाबा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी जर्नलिस्ट से संबंध नहीं है इनका, किसी मीडिया हाउस से संबंध नहीं है, कॉमन मैन ही है, और इसीलिए मैं इनको अपनी चर्चा में शामिल करता हूँ। और आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, सुनने में आनंद आया होगा, और आपने हमारा ये जो चैनल है सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब बटन के दबा के अवश्य सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए, अगले डिस्कशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।